चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और भारतीय संविधान, इसकी कहाँ कहाँ चर्चा है। सबसे पहले भाषा जो है यह मनुष्य के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यह हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने का एक जरिया है भाषा। और राष्ट्रभाषा की बात अगर होगी, राष्ट्रभाषा की यदि बात होगी तो हर देश की अपनी, तो जैसे पूरे चाइना में केवल चाइनीज बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सर वो कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सर। कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, राजभाषा केवल हमारे कामकाज की भाषा नहीं है, बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे 30%, 70% या अन्य किसी भी परीक्षाओं में भी या 10%, 10% अंक राजभाषा से रहते हैं। और वहाँ हालांकि वहाँ भी राजभाषा कहीं किसी को बाध्य नहीं करता है, और इसीलिए यह ऑप्शनल होता है। पूरे राजभाषा की बात जब हम लोग, राष्ट्र की भाषा जब हम लोग कहते हैं, तो पूरे देश के अभिव्यक्तिकरण का जो माध्यम होता है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि चाइना में चीनी भाषा है, रूस में रसियन है, जापानीज जापान में बोली जाती है, फ्रेंच फ्रांस की भाषा है। इस तरीके से हर देश की अपनी भाषा होती है, लेकिन हिंदुस्तान, भारत सबसे अलग है। यहाँ अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जिनकी सांस्कृतिक विरासत अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, उनके बात व्यवहार अलग है। और भाषा के संबंध में तो कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कोस मतलब लगभग 3 किलोमीटर को एक कोस कहते हैं। तो हर 3 किलोमीटर पे जैसे पानी का टेस्ट बदलता है, वैसे ही लगभग 12 किलोमीटर पे अपनी अपनी भाषाएं। और इसलिए हम लोग जैसा चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्रता के दौरान भी स्वतंत्रता सेनानियों को यह लगा कि पूरे राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। इससे एकजुट करने में, एकता बनाए रखने में काफ़ी मदद होती है। और जब हालांकि हम लोग के यहाँ विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं, और इसलिए राजभाषा ने कहीं भी, हिंदी ने कहीं भी सुपरसीड करने का काम नहीं किया। हिंदी दी सबको, स्वतंत्रता दी, है ना। तो भाषाई तौर पे हम लोग, हालांकि अलग अलग प्रदेशों की अपनी भाषाएं हैं, हम लोग विभिन्न हैं, लेकिन फिर भी एकजुटता के लिए कामकाज की भाषा तो कम से कम एक होनी चाहिए पूरे राष्ट्र में। राष्ट्रभाषा भले सबका एक न हो, हिंदी न हो, इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब राजभाषा की बात होती है तो सबने मिलके विचार किया कि यह हिंदी ही हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह भी था कि सबसे ज़्यादा प्रदेशों में जो केंद्र है, भारत का केंद्र है, उन प्रदेशों में भी हिंदी की प्रमुखता है। और इसलिए हिंदी को राजभाषा के तौर पे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया, और इसीलिए हम लोग उसको आज भी हिंदी दिवस के रूप में मान्यता देते हैं। तो ये भाषाई एकता के लिए ही राजभाषा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कामकाज की भाषा, ऑफिशियल पत्राचार के लिए भी एक जो पूरे देश की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। हालांकि अभी भी आप देखेंगे अलग अलग प्रांतों में, जैसे महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में, ये अलग अलग प्रांतों में अभी भी हिंदी के प्रति एक वैमनस्यता दिखती है। लेकिन शायद इसका कारण राजनीतिक हो सकता है, नहीं तो हिंदी का विरोध
किसी भी क्षेत्र विरोध से सबसे ऊपर है। हिंदी को आप, अभी हम लोग आज चर्चा का विषय भी वही है कि हिंदी ने सबको स्वच्छंदता दी है, सबको स्वतंत्रता दी है कि आप कोई भी राज्य अपने स्टेट का राजभाषा अलग चुन सकता है। कोई भी पत्राचार की भाषा जहां आवश्यक है वहां उसमें भी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। और केवल स्वीकार नहीं किया गया, जब हम लोगों ने हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्वीकार किया तब सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, उनको हिंदी में उत्कृष्टता के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए, बताने के लिए, उसमें निपुण बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग योजनाएं शुरू की। जैसे कई कोर्सेज हैं, आप लोग अभी भी कई लोग किए होंगे, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। इसमें जो 3 कोर्स बेसिक हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, तो प्रबोध, प्राज्ञ और प्रवीण, ये 3 भाषाएं, ये 3 जो कोर्सेज हैं वो अहिंदी भाषी या अर्ध हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए है। लेकिन पारंगत एकमात्र ऐसा कोर्स है जो अभी पिछले कुछ वर्षों से ये सभी लोगों के लिए है। सभी लोग इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने को पारंगत बना सकते हैं। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केंद्र ने हिंदी को राजभाषा के तौर पे यूं ही नहीं लिया, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी बेड़ा उठाया। इसके लिए ऑन ड्यूटी में उनको क्लास के लिए स्पेयर किया जाता है, जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, और उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के राजभाषा विभाग द्वारा शिक्षित किया जाता है, क्लास लिया जाता है, क्लास के दौरान उनको स्पेयर किया जाता है, और उस कोर्स के समाप्ति पर वहाँ भी उनके द्वारा विभिन्न तरीके का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इंक्रीमेंट के रूप में एक बढ़ोतरी साल भर के लिए दी जाती है, और इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अधिसूचित करके विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग 80% लोग अगर राजभाषा के पारंगत हो जाते हैं, उसमें प्रवीण हो जाते हैं, या कम से कम कामकाज कर पाते हैं, तो उस क्षेत्र को अधिसूचित भी किया जाता है। तो इस तरीके से राजभाषा की डिटेल चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हालांकि राजभाषा की चर्चा संविधान के 5वें, 6ठे और 17वें अध्याय में भी की गई है। तो उनकी मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको इसको बेहतर तरीके से समझा पाता हूँ। प्रेजेंटेशन भी देखते रहिए। सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा। तो ये हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 120 के तहत, 120 के तहत संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा की चर्चा की गई है। वैसे ही भाग 6 में आर्टिकल 210 के तहत, 210 के तहत विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के तौर पे चर्चा की गई है। यहाँ यह स्वतंत्रता दी गई है कि विधानमंडल अगर चाहे तो वो अपनी स्वच्छंदता से राजभाषा का चयन कर सकती है, किसी पर कुछ थोपा नहीं गया है। ये पूरे प्रदेश के लोग, प्रदेश का मंत्रिमंडल मिलके अगर ये डिसाइड करेगा कि इस भाषा को प्रदेश की राजभाषा बनाई जाए, तो यह उनको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 210 के तहत भाग 6 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है भाग 17, इसमें टोटल 9 आर्टिकल्स हैं, 343 टू 351। इसमें अलग अलग आर्टिकल की बात हम लोग करेंगे आज। ये 343 में संघ की राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार किया गया और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया कि ये हिंदी देवनागरी लिपि में स्वीकृत है। हालांकि अंकों के चयन में
इसमें जो इंटरनेशनल प्रारूप है उसका 0, 1, 2, 3 उसको स्वीकार किया गया है। तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, मतलब जो स्क्रिप्ट होगा राजभाषा का वो देवनागरी होगी और डिजिट्स के रूप में जो इंटरनेशनल डिजिट्स हैं उसको यूज किया जाएगा। यहाँ यह भी बताया गया कि चूँकि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय में अंग्रेजियत ज़्यादा थी, अंग्रेज लोगों का जो मूल भाषा था अंग्रेजी, सभी डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी में थे, इसलिए यह भी इसमें आर्टिकल 343 में बताया गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कामों में पूर्णतः पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलती रहेगी। फिर तीसरे आर्टिकल के तहत मैंने 243 के 3 में बताया गया कि अगर संसद चाहे तो 15 साल बाद भी, मतलब 26 जनवरी 1965 ये स्वतंत्रता से लगभग 15 साल हो गए, तो उसके बाद भी अगर अंग्रेजी को वो जारी रखना चाहे तो वो कर सकता है ऐसा। ये आर्टिकल 343 में डिटेल बताया गया। आर्टिकल 344 में राजभाषा के लिए आयोग और समिति के गठन की बात की गई। इसका मतलब ये आर्टिकल 343 में यह बताया गया कि संसद चाहे तो वह एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है जो राजभाषा के डेवलपमेंट की बात सोचेगा, और इसी के तहत 1955 में ये प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो श्री बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और यही संसद की समिति की भी बात की गई, तो इसी आयोग के सिफारिश पर 1957 में, जैसा हम लोगों ने कहा कि 55 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ, तो इस आयोग के रिजल्ट के आयोग के रिकमेंडेशन पर 1957 में फिर पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, संसद की समिति। इसमें कुल 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कुल 30 सदस्यों की ये समिति है और इसके अध्यक्ष पदेन गृह मंत्री होते हैं। और इसलिए अगर बात होती है कि प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जीबी पंत, श्री गोविंद बल्लभ पंत, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे स्वतंत्रता के समय 1957 में, तो ये उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये समिति भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास करती रहती है। अभी भी इसका काफ़ी एक्टिव रोल है हिंदी के प्रचार प्रसार में। इसी तरीके से आर्टिकल 345 के तहत यह बताया गया कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होंगी। यह भी उन पर स्वतंत्र किया गया राज्यों को कि वो अपने हिसाब से अपना राजभाषा चुन सकेंगे। फिर आर्टिकल 346 में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ और राज्य का संघ के साथ, सेंट्रल के साथ की कम्युनिकेशन की बात आर्टिकल 346 में कही गई। आर्टिकल 347 में यह बताया गया कि किसी राज्य का जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में भी विशेष उपबंध बनाया गया। इसमें यह बताया गया कि अगर किसी राज्य के विशेष जनसमुदाय के द्वारा अगर किसी विशेष भाषा की इच्छा जताई जा रही है, तो राष्ट्रपति महोदय यदि चाहें तो उस भाषा को भी उसमें मतलब शामिल कर सकेंगे। ठीक है, तो भाषाई स्वतंत्रता मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई कि कहीं किसी पर थोपा नहीं गया राजभाषा को। अगर कोई अपना भाषा चाहे तो वो यूज कर सकता है ना। फिर आर्टिकल 348 की बात की गई, जहाँ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी इसमें जनभाषा राजभाषा के यूज की बात की गई कि आर्टिकल मतलब उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो जितनी कोर्ट वगैरह थी, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, वहाँ भी अंग्रेजी का ही यूज था। तो यह इसमें बताया गया
कि शुरू में यह रखा गया कि भाई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी ही यूज किया जाएगा, अगर बाद में व्यवस्थाएं चाहें तो ये इसको, आजकल आप देखेंगे कि अभी इस पर विशेष चर्चा चल रही है कि अगर दो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, वकील और जज, लेकिन जो क्लाइंट है जिसने केस किया है उसको कुछ पता भी नहीं चला और उसका डिसीजन आ गया, तो इसलिए अब धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं को भी उसमें शामिल करने की बात हो रही है। तो ये आर्टिकल 348 की बात है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जो भाषा क्या होगी इसके बारे में डिटेल बताया गया। आर्टिकल 349 भाषा संबंधी कुछ विशेष विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बताई गई और यहाँ भी राष्ट्रपति को इसके लिए इम्पावर किया गया। फिर आर्टिकल 350 की बात होती है कि किसी भी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यागम देने का प्रत्येक को हक होगा। यह देखिए हमारे संविधान के निर्माताओं की यह दूरदृष्टि को उजागर करता है। जब भी आप देखेंगे संविधान को तो हर जगह उन्होंने कल जो कहा वो सभी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आर्टिकल 350 में यह व्यथा की मतलब किसी का अगर कुछ गृभांश होगा तो गृभांश के लिए किसी भाषा की बात नहीं है, मतलब जो भी भाषाएं हैं उसमें से किसी में भी वो अपना गृभांश दे सकेगा और जो भी समिति कमेटी या जो भी अधिकारी होंगे वो उसी भाषा में उसको सुनने के लिए बाध्य होंगे। मतलब वो उन पे नहीं कर पाएंगे कि आप केवल हिंदी में दीजिए या केवल अंग्रेजी में दीजिए। तो उनको यह स्वतंत्रता दी गई कि अगर किसी का कुछ गृभांश है तो अपनी गृभांश को कोई भी अपने भाषा में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। और इसलिए यहाँ यह व्यवस्था दी गई कि आर्टिकल 350 के तहत कि वो किसी भी भाषा में अपने गृभांश को बता पाएगा और सक्षम अधिकारी उसी भाषा में सुनेंगे। इस तरीके से फिर आर्टिकल 351 की बात होती है जिसमें सेंट्रल को, केंद्र सरकार को इसके लिए प्राधिकृत किया गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वो इम्पावर्ड होगी और वो इसके बारे में सोचेगी कैसे इसको प्रचारित किया जा सके। इस तरीके से ये विभिन्न भाषाओं की बात अगर होती है, अभी भी आप देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें भारतीय भाषाओं की तो देखिए अभी भी 8वीं अनुसूचित में कुल 22 भाषाएं हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, जिसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी थी। 21वें संशोधन के तहत 1967 में 15वीं भाषा सिंधी को स्वीकृत किया गया। वैसे ही 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। इसको हम लोग शॉर्ट में नमक से याद कर पाएंगे। नेपाली, मणिपुर और कोंकणी का जो पहला अक्षर होगा इसको नमक याद रखिए कि 71वें संशोधन के तहत 1992 में इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। वैसे ही 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। और इसको याद करने के लिए हम लोग बोर्ड मास याद रख सकते हैं। बोर्ड मास जो मैथ का रूल है, तो इससे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आप याद कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये विभिन्न भाषाओं, मतलब अभी टोटल 22 भाषाएं हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे पहले आर्टिकल के बाद अब हम लोग अधिनियम की बात कर लेते हैं। इसमें जो राजभाषा अधिनियम है 1963 का, इसमें कुल 2 रूल है। 1963 का जो अधिनियम बनाया गया उसमें कुल 9 नियम है। 9 इसमें देखिए, अभी हम लोग जब राजभाषा नियम की बात करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, तो वो 1976 का है और उसमें टोटल 12 धाराएँ हैं। यहाँ 9 धाराएँ हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग ये 1963 मतलब 639 है ना, तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। इसमें जो राजभाषा अधिनियम का जो पहला रूल है
वो इसके नामकरण की बात करता है कि इसको राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाएगा। कब से लागू हुआ, तो ये इसका धारा 3 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ। दूसरी बात की गई है कुछ परिभाषाओं की, जैसे हिंदी की बात की गई है, इसमें डिफरेंट परिभाषाओं की बात की गई है। और इसका रूल 3 जो है वो संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का भी रहना बताया गया कि हिंदी के साथ साथ 15 साल तक अंग्रेजी भी रहेगी। ये रूल 3 के तहत बताई गई है। वैसे ही रूल 4 के तहत इसमें राजभाषा के संबंध में समिति की बात की गई और इसी समिति के हिसाब से जो संसदीय समिति बनती है उसमें 30 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होंगे, है ना। अच्छा, जो 5वां नियम है उसके तहत केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, ठीक है, इसके से रिलेटेड बातें की गई। फिर जो 6 है वो कुछ दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद होना है। मतलब अगर राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में या राज्यपाल द्वारा दिए गए अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की जाती है तो अनुच्छेद 348 के तहत अंग्रेजी भाषा में भी उसका अनुवाद कराया जा सकता है। उसके साथ साथ लेकिन हिंदी को भी यूज किया जाएगा, हिंदी में भी उसका अनुवाद होगा। ये 6 रूल के तहत है। इसका रूल 7 में बताया गया है कि उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है ना। तो इसको यह स्वतंत्रता दी गई कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय या आदेश वगैरह के लिए यूज कर सकेगा। और जहाँ यह आदेश वगैरह अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा होगी वहाँ उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से उस भाषा में भी उसका यूज किया जा सकता है ना। उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद होगा और हिंदी में भी किया जा सकेगा। इस रूल 8 के तहत नियम बनाने की शक्ति दी गई कि राजभाषा से संबंधित जो भी नियम होगा वो केंद्रीय सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये डिटेल इसमें चर्चा की गई। और इसका जो अंतिम नियम है वो कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर में लागू न होना, यह पुरानी बात है। अभी जब से धारा 370 खत्म हो गया और तब यह जम्मू कश्मीर में भी इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हो गई 1963 का अधिनियम। एक और बात आती है, ये जो राजभाषा नियम है 1976, इसमें कुल 12 नियम है और इसके नियमों के तहत अगर आप बात करें तो जो पहला नियम है वो उसका नाम की बात होती है कि पूरा नाम जो है वो राजभाषा नियम 1976 है। ये 1976 से शुरू हुआ। इसमें कुछ परिभाषाओं की बात की गई है रूल 2 में, जैसे अधिनियम क्या होगा, केंद्रीय सरकार का मतलब क्या है, अनुसूचित कार्यालय का मतलब क्या है, कर्मचारी का मतलब क्या है, ये सब परिभाषाओं की बात की गई है। और इसी में मतलब 2 के तहत ही परिभाषाओं में क, ख और ग क्षेत्रों की बात की गई है। देखिए करेंगे तो क क्षेत्र की अगर बात करें तो बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश ये राज्य हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को क क्षेत्र में रखा गया है। इस क क्षेत्र में भी हिंदी भाषी क्षेत्रों को रखा गया है। हालांकि देखिए ये हिंदी भाषी क्षेत्र में राजभाषा पूर्णतः फलीभूत होती है, हर जगह उसका यूज होता है। लेकिन अगर इसमें भी आप देखिए तो
जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान में वहाँ राजस्थानी भाषा है उनकी अपनी, मध्य प्रदेश में भी उनका अपना लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में वो भाषा ज़्यादा चलती है। बिहार में भी अगर आप देखिए तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, हर क्षेत्र में ये बदल जाता है हर कुछ दूर पे, तो वहाँ मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है, कई भाषाएं हैं। लेकिन उन सब से परे होकर ये जो राज्य हैं वो देश हित में केवल हिंदी को अपना रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और इसलिए हम लोगों को राष्ट्रीय एकजुटता के लिए यह आवश्यक है कि सभी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी पर भी विचार करें, हिंदी को के भी विकास की बात करें। तो ये क क्षेत्र की बात होगी। वैसे ही अगर ख क्षेत्र की बात की जाए तो ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, इसमें ये तीन राज्य हैं। मतलब ख क्षेत्र कहाँ कहाँ लागू होता है, तो 3 राज्य में, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और दूसरा दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। ये दोनों बना के मैंने दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और दूसरा चंडीगढ़। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये 3 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में लागू है। इन दोनों के अलावा अन्य सभी राज्यों को ग क्षेत्र में रखा गया है। तो क क्षेत्र में हिंदी भाषी क्षेत्र, ख में अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र और ग में अहिंदी भाषी क्षेत्र को रखा गया है। हालांकि यह जो नियम है वो एकमात्र अभी तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां यह नियम लागू नहीं है। तो इसके अलावा हर जगह यह लागू है। तो क, ख और ग की बात हो गई। इसके बाद रूल 3 है, वो राज्यों और उनके केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से विभिन्न दूसरी कार्यालयों से जो पत्रादि की भाषा है, इसकी बात की गई है रूल 3 के तहत। इसमें यह बताया गया है कि किस क्षेत्र से दूसरे जगह बात करने का जरिया क्या होगा। जैसे केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या राज्य क्षेत्र को अगर दूसरी जगह कहीं पत्र भेजना है तो वो पत्र हिंदी में ही होंगे। और यदि दूसरे क्षेत्र में वो क क्षेत्र नहीं है, मतलब क से क क्षेत्र में जो भी पत्राचार होगा वो हिंदी में होगा। अगर ऐसे किसी प्रदेश से पत्राचार करना है जो ग क्षेत्र में है या ख क्षेत्र में है, तो ऐसी दशा में हिंदी में पत्र जाएंगे, लेकिन साथ में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जाएगा, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में जाएगा। यह डिटेल्स में बात की गई है। नेक्स्ट रूल 4 की बात की गई है। उसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार का माध्यम क्या होगा। मतलब केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच हिंदी या अंग्रेजी में ये पत्राचार हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें डिटेल उसकी विधि बताई गई है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे ख से ग में अगर कोई पत्राचार होगा तो ये हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। क और ख क्षेत्र के किसी कार्यालय को संबोधित पत्र यदि भेजना है तो आवश्यक है तो दूसरी भाषा में भी अनुवाद करके जो उनके यहाँ चलता है, उनकी जो राजभाषा है उसमें भी वो उसका ट्रांसलेशन चला जाएगा। ग क्षेत्र में अगर किसी को एड्रेस करना है तो उनके क्षेत्रीय भाषा में भी उसका अनुवाद साथ में चला जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट से पत्राचार की बात की गई है। हाँ, रूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देनी चाहिए। किसी भी केंद्रीय कार्यालय में जो पत्राचार होंगे उसमें हिंदी में जो पत्र आते हैं उसका उत्तर भी हिंदी में ही देना चाहिए। नेक्स्ट रूल 6 की बात होती है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स में। जो धारा 3 के तहत जितने 14 डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी वो हर जगह निष्पादित किया जाएगा। नेक्स्ट रूल 7 की बात होती है कि कोई भी आवेदन या अभ्यावेदन वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में किसी में भी हो सकेंगे।
नेक्स्ट रूल 8 की बात होती है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में यदि टिप्पणी वगैरह लिखी जाएगी तो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकेगा, और यहाँ वह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि दूसरी भाषा में, जैसे हिंदी में अगर दिए हैं तो आप दूसरी भाषा में नहीं मांग सकेंगे। अंग्रेजी में भी अगर टिप्पणी लिखी गई है तो उसको दूसरी भाषा में उसका अनुवाद नहीं माना जा सकेगा। टिप्पणी के क्षेत्र में हिंदी या अंग्रेजी कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट जो रूल 8 की बात की गई है, अभी हम लोगों ने जो चर्चा की कि कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर जो टिप्पणी वगैरह होगा वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में हो सकेगा। और नेक्स्ट रूल 9 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल का, इसमें हिंदी में प्रविधिता की बात की गई है कि कोई भी कर्मचारी जो या तो मैट्रिक की परीक्षा या उससे कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया हो, या फिर स्नातक की परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो, या फिर वह एम्प्लॉय यदि खुद यह घोषणा करता है कि मैं हिंदी में प्रवीण हूँ तो उनको हिंदी में प्रवीण समझा जाएगा। ये रूल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में प्रवीणता की बात इसमें की गई है। रूल 10 में हिंदी की कार्यसाधक ज्ञान की बात की गई है कि कार्यसाधक ज्ञान किनको समझा जाएगा। इसके तहत बताया गया है कि मैट्रिक या उसके समतुल्य परीक्षा में या उससे उच्चतर परीक्षा में यदि हिंदी विषय के साथ उन्होंने उत्तीर्ण किया है तो उनको कार्यसाधक ज्ञान समझा जाएगा। या फिर अगर वो प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण है, केंद्रीय सरकार द्वारा जो आयोजित की जाती है प्राज्ञ परीक्षा, वो अगर वो उत्तीर्ण है या फिर उसके समतुल्य कोई परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है, या फिर अगर वो खुद डिक्लेयर करते हैं कि हम हिंदी में कार्यकारी ज्ञान रखते हैं तो फिर उनको कार्यसाधक ज्ञान के योग्य समझा जाएगा। नेक्स्ट रूल 11 की बात होती है कि जितने भी मैनुअल्स होंगे, संविधाएं होंगी या प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य या आलेख होंगे वो सब हिंदी या अंग्रेजी दोनों में होंगे, वो द्विभाषीय होंगे और इसको द्विभाषीय रूप में ही यथास्थिति मुद्रित या प्रकाशित किया जाएगा, है ना। तो ये रूल 11 है। और जो सबसे लास्ट है रूल 12, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जितनी हम लोगों ने रूल की बात की, इसका किसी भी केंद्रीय सरकार के कार्यालय में अनुपालन का जो दायित्व होगा वो उस ऑफिस के हेड का, मतलब ये जो प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि ये अधिनियम और नियमों की सभी धाराएं उनके यहाँ पालन हो रहा है। तो इस तरीके से ये हिंदी के बारे में आज का जो सेशन रहा, इसको यही समाप्त करते हैं।